तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.2 यानी कि जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम बोलते हैं, उसको आज हम लोग पूरे अच्छे तरीके से सिद्ध करेंगे। यानी कि थेल्स का विलोम है, उसको हम लोग अच्छे से सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, उसमें मैंने क्या है ना कि थेल्स को पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके वहां पे एक बार चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग जो है थेल्स का विलोम को सॉल्व करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग थेल्स प्रमेय नहीं अगर आप लोग समझे हैं, तब तो आप लोग को इसमें ज्यादा कष्ट होगा समझने में थोड़ा। इसीलिए आप लोग जो है सबसे पहले आप लोग जाके थेल्स प्रमेय को समझिए अच्छे से, तब जाके ये वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। यानी उसके बाद थेल्स का विलोम। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थेल्स प्रमेय का विलोम लिखा हुआ है। थेल्स प्रमेय का विलोम का जो है हम लोग पहले कथन को पढ़ लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, लिखा है हमारे पास कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कथन में कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, यानी कि कोई त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज का फोटो बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज का फोटो बना लेते हैं। तो ये हो रहा है हमारे पास एक त्रिभुज का फोटो, और ये हो गया फोटो त्रिभुज का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको नाम रख देंगे। यानी कि इसका जो है हम लोग अब नाम रखेंगे ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए, पहले क्या किए, तो एक त्रिभुज का फोटो बना लिए, उसके बाद अब नामकरण कर दिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कथन में कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यानी कि इस भुजा के समांतर, यानी बीसी के समांतर जो है एक रेखा और खींचने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक रेखा और खींच दिए और इसका भी नामकरण कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, और यहाँ पे फिर हो जाएगा ई। यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके समांतर बीसी के समांतर हम लोगों ने एक रेखा खींच दिया जिसका नाम रख दिए डी और ई। तो सबसे पहले हम लोग फोटो वोटो बना लिए, उसके बाद अब हम लोग को कुछ लिखना होगा। तो लिखेंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना माना कि ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक क्या है, तो त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जिसमें जिसमें डी ई इस प्रकार है कि, यानी कि इस त्रिभुज में जो है ना, ये डी ई जो रेखा है वो इस प्रकार है। यहाँ पे वही लिखना है कि जिसमें 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 डी ई इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि के बाद अब क्या लिखेंगे, तो ए डी बटा में डी बी, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा। तो आइए लिखेंगे कि ए डी बटा में हो जाएगा डी बी, और फिर बराबर, यहाँ पे फिर इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर, यानी ए ई बटा में ई सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई बटा में ई सी। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पूरा अच्छे तरीके से एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं ना। उसके बाद देखिए, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है, ये जो है ना दिया है, क्या है, तो दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, तो अब आगे बढ़ना है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है, क्योंकि जब तक सिद्ध करने का मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग सिद्ध क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा था कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी इस भुजा का अनुपात, मतलब इस भुजा जो है ना बीसी के समांतर डीई, हम लोग को यही सिद्ध करना है कि होता है, बस यही निकाल देना है। यानी डीई समांतर में बीसी। तो यहाँ पे लिखेंगे डीई समांतर बीसी है, बस यही हम लोग को सिद्ध करना है, डीई समांतर बीसी सिद्ध करना है। आप लोग को यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्या करेंगे, तो अब आगे हम लोग को यहाँ पे अब रचना करना है, क्योंकि अब रचना भी तो करेंगे ना, क्योंकि थेल्स या फिर कोई भी प्रमेय हो उसमें रचना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, तो रचना। और रचना लिखने के बाद एक काम अब आप लोग को यहाँ पे फोटो में करना है। वो क्या करना है
कि डी से एक रेखा खींच देना है, यानी कि यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, डी से खींच दिए और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं एफ, यानी कि एफ हो गया। डी से एक रेखा जो खींचे उसका नाम एफ रख दिए, यानी रचना करेंगे तब ये रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग को यहीं पे रचना में ही आप लोग को ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए रचना में कि यहाँ पे जो ये डी ई समांतर में बी सी है, ये जो समांतर है यानी कि पूरा समान है, इसको हम लोग मान लेंगे कि नहीं है, मान लेंगे कि डी ई समांतर बी सी नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे रचना में कि माना डीई समांतर बी सी, यानी डीई समांतर बी सी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो नहीं है, यहाँ तक लिख दिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए डी एफ समांतर डीई, यानी कि डी एफ यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए डी एफ समांतर डीई खींचा, यानी कि हम लोग जो है यहाँ से डी से एक रेखा जो खींचे, बस वही यहाँ पे लिख दिए कि डी एफ समांतर डीई रेखा खींचा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आइए आगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए माना डीई समांतर बीसी नहीं है, इसलिए डी एफ समांतर डीई खींचा। इसको आप लोग चाहे तो याद भी कर सकते हैं या फिर समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे अब कि यहाँ पे अर्थात हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि जो है ना, ये जो है डी एफ समांतर में हो जाएगा बी सी, यानी कि यहाँ पे ई को भूल जाइए। यहाँ तो आप लोग डी ई समांतर बी सी जो है यहाँ पे क्या किए, नहीं है, मान लिए कि नहीं है। तो अब हम लोग क्या मानेंगे कि डी एफ समांतर बी सी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो बी सी के समांतर है, क्या है, तो समांतर है, अर्थात डी एफ समांतर बी सी। आप लोग ये तो नहीं ना समझे, इसको आइए अब समझ लीजिए कि जो बी सी के समांतर है, यानी जो डी एफ है ये क्या है, तो बी सी के समांतर है। बस वही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जो बी सी के समांतर है। अर्थात में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन ये लिखेगा तो पूरा अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में हो गया, ये भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। अर्थात डी एफ समांतर बी सी, यहाँ पे है ना, मैंने बोला ना कि डी एफ के समांतर बी सी है, यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे अर्थात में भी लिख दिए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आइए यहाँ देखिए, अब हमारे पास जो है रचना पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रमाण में चलेंगे। तो रचना आप लोगों ने समझ लिया कि डी से पहले एक रेखा खींच दिए, उसके बाद क्या किए कि डी एफ मान लिए कि डी ई समांतर बी सी नहीं है। पहले मान लिए थे कि डी एफ डी ई समांतर बी सी नहीं है। उसके बाद जो हम लोग क्या किए कि इसलिए डी एफ समांतर डी ई एक रेखा खींच दिए और उसके बाद लिख दिए जो BC के समांतर है, अर्थात DF समांतर BC। आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए प्रमाण में चलते हैं, क्योंकि प्रमाण भी इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब रचना के बाद प्रमाण ही आता है, ठीक है। तो प्रमाण यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है दिक्कत, चलिए ठीक है। अब प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब आप लोग देखिए प्रमाण में क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे AD बटा में DB। आप लोग तो नहीं समझे कि ये कहाँ से लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर कर दिए, यानी कि AD बटा में DB कर दिए, फिर बराबर यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे देखिए AE बटा में EC, यानी इस भुजा का, यहाँ पे F को भूल जाइए आप लोग, यहाँ पे AE बटा में EC लिख देंगे, यहाँ पे AE बटा में EC और यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले भी लिखा था कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC दिया है। बस यही चीज को उठा के यहाँ पे आप लोग जो है प्रमाण के फर्स्ट समीकरण जो बनेगा उसमें लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट देके कि दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, तो समीकरण 1। यहाँ पे आप लोग समझ गए ना कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर कर दिए, फिर यहाँ पे F को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर कर दिए और समीकरण 1 निकल गया। अब आइए समीकरण 2 निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर पुनः, और पुनः लिखने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे DF समांतर BC। ये क्यों लिखे, क्योंकि अब हम लोग को जो है
मतलब ये जो किए अभी हम लोग ऊपर वाले प्रमाण में, इसका काम तो खत्म हो गया। तो अब बचा हमारे पास DF समांतर BC ना, तो अब हम लोग को फिर इसी प्रकार निकालना होगा ना यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में। तो देखिए इस साइड तो वही रह जाएगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा, ये दूसरे समीकरण में भी। तो यहाँ पे AD, ये मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा AD और बटा में हो जाएगा DB, और बराबर में देखिए, बराबर के इस साइड वाले में अब आप लोगों को समझना है कि इस साइड वाले में क्या होगा, यानी कि यहाँ वाले में। तो यहाँ पे देखिए इस साइड वाले तो हम लोग बराबर करके यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि AF और बटा में हो जाएगा FC, क्योंकि यहाँ पे DE समांतर BC ना बोल रहा है, यहाँ पे तो DE समांतर BC नहीं बोल रहा है। तो जो हम लोग यहाँ पे इसको समांतर मतलब करेंगे यहाँ पे AE बटा में और EC, यहाँ पे नहीं ना बोल रहा था, यहाँ पे मतलब बोल रहा था इसीलिए किए थे। यहाँ पे तो बोल रहा है DF समांतर BC है। और हाँ एक चीज और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा प्रमाण से पहले कि DE समांतर में BC, इससे होगा आप लोगों को काफी आसानी होगा समझने में कि यहाँ पे पहले DE समांतर BC वाले में हम लोग यहाँ पे किए, और फिर DF समांतर BC वाले में कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग AF समांतर में FC। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए AF और FC हो गया कंप्लीट। ई को भूल जाना है यहाँ पे अब दूसरे वाले स्टेप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट देके कि कहाँ से ये लिए हैं, तो रचना से, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे ये रचना से कैसे लिए, क्योंकि हम लोग जो ये रेखा खींचे थे ये रचना में न खींचे थे, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए हैं रचना से। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक चीज आप लोग कॉमन देख रहे होंगे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि AD बटा में DB है समीकरण 1 में भी, और समीकरण 2 में भी आप लोग देख रहे होंगे कि AD बटा में DB है। तो AD बटा मतलब इन दोनों, ये दोनों जो है आपस में कट जाएगा, तो बचा हमारे पास ये दोनों सिर्फ। तो पहले समीकरण 1 वाले को लिखेंगे यहाँ पे AE बटा में EC, और फिर बराबर के बाद लिखेंगे समीकरण 2 वाला जो बचा है, यहाँ पे AF और बटा में हो जाएगा FC। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए आगे समझते हैं, उससे पहले आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बोर्ड साफ करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने के बाद समीकरण मतलब बराबर के इस साइड वाले में भी और बराबर के उस साइड वाले में भी, दोनों में हम लोग को +1 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वही करेंगे, पहले लिख देंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, यानी इस साइड में भी और इस साइड में भी। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ +1 करने पर, क्या करने पर, तो +1 करने पर। अब हम लोग जो है ना इस साइड भी +1 कर देंगे और इस साइड भी +1 करेंगे। तो यहाँ पे आइए करते हैं, AE और बटा में EC है, और यहाँ पे प्लस का 1 कर दिए, बराबर के इस साइड भी अब कर लेते हैं, AF और बटा में FC है, प्लस का 1 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 1 किए, यानी कि यहाँ पे ये भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 बचा, तो ये भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया। तो ये तो आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, तो देखिए EC गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा EC, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यानी EC और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो EC होगा, फिर EC गुना 1 करेंगे तो EC हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे इसको लिखेंगे, AE को लिखेंगे यहाँ पे AE, क्योंकि AE गुना 1 करेंगे तो AE ही होगा, प्लस यहाँ पे EC हो गया कंप्लीट। अब आगे बराबर के इस साइड में वही करेंगे कि पहले एलसीएम, मतलब एलसीएम नहीं, यहाँ पे तो एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट वही लिख देंगे, मतलब आप लोग समझाने के लिए बोल रहे हैं एलसीएम, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। FC हो गया, और यहाँ पे देखिए AF गुना 1 करेंगे तो AF हो जाएगा, और प्लस FC गुना 1 करेंगे तो FC हो गया। अब आप लोग को यहाँ पे फोटो में देखना है ध्यान से कि यहाँ पे आप लोग देखिए AE प्लस में EC है, यहाँ पे क्या है, तो AE है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि AE प्लस में EC है ना, तो यहाँ पे देखिए AE प्लस में EC, यानी आप लोग जो है इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि AC हो जाएगा, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे इन सारे के बदले डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे AC, बटा है तो बटा लगा दिए, बटा है तो बटा लगा दिए, और नीचे में EC है तो EC लिख दिए। यहाँ तक कंप्लीट, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे इस साइड वाले में देखिए कि AF है और प्लस में FC है, यहाँ पे देखिए AF और प्लस में FC, तो हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं बोल देंगे कि AC, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे AF और प्लस में FC दोनों बराबर ही हैं, बात बराबर ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देंगे AC बटा में क्या है तो FC। अब यहाँ पे यहाँ वाला के वो एकदम कंप्लीट हो गया, यानी तो अब जाके क्या करना है हम लोग को, जब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बराबर AC लिख दिए हैं, यानी कि इसके बराबर AC हो गया, तो उसके बाद क्या करना है कि देखिए यहाँ पे AC से AC कट गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, तो बचा हमारे पास सिर्फ यहाँ पे EC बराबर EC बराबर FC जब बचा तो उसके बाद हम लोग को अब कुछ लिखना होगा। क्या लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह तभी संभव हो सकता है, यह तभी संभव हो सकता है जब E और F, यानी कि E और F क्या हो, E और F, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे समांतर नहीं संपाती होगा, ठीक है। हो। और उसके बाद क्या करना है तो अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है इसीलिए DE समांतर BC, और ये जो लिखे ना हम लोग यही हो गया प्रूफ्ड, यानी कि सिद्ध हो गया हमारा थेल्स का विलोम। यानी कि इसके बाद आप लोग को डायरेक्ट लिख देना है, इसीलिए DE समांतर BC हम लोग को यही ना सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम काफी अच्छे तरीके से मतलब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रमेय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।